हेलो फ्रेंड, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये पहला पार्ट है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी और उसके अंदर की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। सबसे पहला है आपका मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। देखो फ्रेंड, अगर मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस से और उसके अबव लाइक 30 या 37 डिग्री सेल्सियस में अगर छोड़ देते हैं 2-4 आवर के लिए, उसके बाद क्या होता है, मिल्क में एक प्रोसेस या एक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और उसके साथ साथ एक बैक्टीरिया है आपका मेसोफिल्स, उसका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल्क के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है, यानी पीने के लायक नहीं रहता है। एन आयरन तावा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम लोग आयरन को यानी Fe को ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर में हम लोग कुछ देर के लिए रखते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसमें आपने देखा होगा एक रेडिश ब्राउन है ना लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आयरन को हम लोग अगर एयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और ये इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड यानी फर्मेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा है प्रोसेस फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, जो आपका ग्रेप्स जूस है उसमें जो भी शुगर प्रेजेंट होता है, आपके ईस्ट उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है फिर फूड इज कुक्ड। जब भी हम लोग कोई प्रोसेस फूड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका इनिशियल जो आपका सब्सटेंसेस होता है वो आपका बनने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड नेक्स्ट है वी रिस्पायर। In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. हम लोगों ने देखा अभी जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनिशियल स्टेज में एक नया सब्सटेंस होता है, लेकिन जैसे ही वो सर्टेन टाइम में जब एक रिएक्ट पूरा हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट आपका बना देता है। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. सबसे पहले फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, वाटर को जब हम लोग फ्रीज करते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आइस को हम लोग मेल्ट करते हैं फिर से वाटर बन जाता है। फिर वाटर को अगर हम लोग बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस वाटर वेपर को अगर कंडेंस करते हैं तो फिर से वाटर बन जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जिसमें, या आप कह सकते हो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और जो केमिकल चेंजेस होता है उसमें रिवर्सिबल नहीं होता है और उसमें कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड या कुकिंग। जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन जरूर होता है। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। लेट अस परफॉर्म some activity to find the answer to these questions. Activities 1.1. Clean a magnesium ribbon about 2 cm long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongues. Burn it using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe? इस एक्टिविटीज़ में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ आपका, कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं उससे पहले उसको सैंड पेपर से हम लोग रब क्यों करते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कुछ समय तक रखते हैं उसमें एक लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आप कह सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। हम लोग सैंड पेपर का यूज़ करके इस मैग्नीशियम में जो आपका लेयर जो बन रहा है या बन चुका है उसको रिमूव करते हैं।
फिर जाके उसको हम लोग बर्न करते हैं। अब एक्टिविटीज़ में आते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं तो आप इस वाच ग्लास में देखोगे एक वाइट पाउडर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो कि गिर रहा है। ये वाइट जो पाउडर है इसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide discuss किया. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. एक और आपको 1 मार्क्स का पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ये और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। नेक्स्ट Activity 1.2 Take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution to these. जैसे ही हम लोग लीड नाइट्रेट में पोटासियम को ऐड करते हैं आपका एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग लीड आयोडाइड कहते हैं जो कि येलो इन कलर होता है और उसके साथ साथ पोटासियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका याद रखना। जैसे लीड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड को हम लोग ऐड करेंगे एक आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग लीड आयोडाइड कहते हैं जो कि येलो कलर का होता है। एक्टिविटीज 1.3 टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेना है और उसमें हम लोगों को ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स को। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl को ऐड करते हैं वैसे ही आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और आप जब इस कॉनिकल फ्लास्क को या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो आपको कुछ है ना हीट भी फील होगा। आप कह सकते हो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे इक्वेशन देख लो। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जिंक ग्रेन्यूल्स में आपका HCl को हम लोग ऐड करते हैं आपका H2 गैस रिबलेट होता है या बाहर निकलता है आपका। फ्रॉम the above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा उसमें हम लोगों ने या तो चेंज इन स्टेट होता होगा, चेंज इन कलर हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है या चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। अभी हम लोग ना केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कल हम लोगों ने देखा था एक्टिविटी 1.1 को, उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका जो ये डिस्क्रिप्शन है आप देख रहे हो कि कितना लंबा सा है। इसको हम लोग एक शॉर्ट ऑफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप कह सकते हो एक वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और आपको ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। एक चीज़ याद रखना, ध्यान रखना आप लोग, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट में अगर मान लो एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है तो दोनों को बीच में हम लोग ऐड का साइन देते हैं। और आपका जो राइट हैंड साइड है जो भी 2 एलिमेंट रिएक्ट करता है या रिएक्शन करता है एक नया प्रोडक्ट बनाता है, नया प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। आप कह सकते हो रिएक्टेंट और मैग्नीशियम को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बाय एरो साइन। याद रखना सब चीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। अभी मैंने बताया आपको कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं और उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। अ वर्ड इक्वेशन शोज change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them.
Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead point toward the product and show the direction of the reaction. ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है आपका 1.11 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. Is there any other shorter way for representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of word. A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as. देखो फ्रेंड, मैग्नीशियम ये तो वर्ड हो गया आपका, ऑक्सीजन भी वर्ड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वर्ड हो गया आपका. मैग्नीशियम का फॉर्मूला अगर याद हो तो Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, MgO बन गया. तो ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है सबसे शॉर्टेड. काउंट द कंपेयर द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो. Is the number of atom of each element same on both the side? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for a burning of magnesium in air. यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम है, 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है. आप कह सकते हो कि आपका जो LHS है, LHS और RHS इक्वल नहीं है. ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है इसको हम लोग कल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, ऐसा केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हो. अनबैलेंस का मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 बैलेंस केमिकल. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास that you study in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास याद नहीं है तो रिकॉल कर लेते हम लोग. एक एग्जांपल ले रहे हैं. हाइड्रोजन एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है. एटॉमिक मास देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है. अब हम लोग क्या करते हैं, H2O2 H2O का फॉर्मेशन होता है. हम इसको बैलेंस करके यहाँ पर भी 2 लगा दिए, यहाँ पर भी 2 लगा दिए. बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन हो गया आपका वाटर का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का. अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा. अब मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया आपका. वैसे ही ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका कितना होगा 32, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है ऑक्सीजन का, तो आपका 32 आ गया. अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक मास, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 आ गया, प्लस आपका ऑक्सीजन है 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई बाई 2 आपका 32 प्लस 4 36. अगर यहाँ पे आप देखोगे तो LHS इक्वल टू RHS हो गया. तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है. कंजर्वेशन मास क्या कहता है आपका कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें ना तो कोई नया मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा. इन अदर वर्ड्स द नंबर of atom of each element remain the same before and after the chemical reaction. Hence, we need to be balanced skeletal chemical equation. Is the chemical equation 1.2 balance? Let us learn about balancing a chemical equation step by step. Activity 1.2 में हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये बैलेंस नहीं था, इसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते थे. अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं. देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही देख लेते हैं. मैग्नीशियम यहाँ पे 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एलिमेंट है. यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को ऑक्सीजन को इसके इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मैग्नीशियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया. ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया. इसी वजह से हम लोग फिर ये जो 2 मैग्नीशियम हो रहा है राइट हैंड साइड में,
आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो, अब क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम भी 2 एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। याद रखना, एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। बैलेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं। द वर्ड इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंट एज जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्टेंट साइड हो गया, कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन बना रहा है। द अबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आपका। LHS और RHS का अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, LHS में जिंक 1 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। एज इट इज अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखें तो जिंक 1 एटम होगा, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, हाइड्रोजन आपका 2 है। LHS RHS में अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दोनों में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एक केमिकल बैलेंस इक्वेशन है। As the number of atom of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. Fe iron, H2O water, iron oxide plus hydrogen gas. इस इक्वेशन को अब हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे तो एलिमेंट के कोफिशिएंट में ही चेंजेस करेंगे। पर अगर हम लोग इस अनबैलेंस इक्वेशन को ध्यान से देख रहे हैं, अगर मान लो हमको बैलेंस करना है तो आयरन को चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आयरन तो आपका 1 एटम है और यहाँ पे एटम आपका जो आयरन है इसके 3 आइटम है। अगर इसको हमको बैलेंस करना है तो कुछ भी चेंजेस करेंगे तो इसके कोफिशिएंट में चेंजेस करेंगे, यानी जो कोई भी एलिमेंट होगा उससे पहले हम कोई भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। LHS में अगर ध्यान से देखें आप लोग तो आयरन है और वाटर है। इसमें नंबर ऑफ, अगर हम एटम की बात करें तो आपका आयरन 1 है, H एलिमेंट 2 एटम है, ऑक्सीजन 1 है। वहीं पे अगर हम लोग RHS की बात करें तो आपका आयरन 3 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है और आपका ऑक्सीजन 4 है। तो ये तो अनबैलेंस है, इसको अब हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हम लोग देखते हैं क्या, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ H2 है, यहाँ पर भी H2 है, ये तो बैलेंस आपको नज़र अभी आ रहा है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन। LHS में ऑक्सीजन 1 है, लेकिन आप RHS की बात करें तो यहाँ पे आपका 4 है। तो अब हमको इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा कि कुछ भी हमको लिखना है नंबर को तो कोएफिशिएंट पे लिखना होगा। तो हमका इस ऑक्सीजन का जो कोएफिशिएंट होगा यानी इस एलिमेंट के पहले होगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं कोई भी नंबर। जैसे ये 4 हमने लिखा, अब हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन यहाँ 2 है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, यानी आप कह सकते हो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आप देखो हाइड्रोजन भी 8 हो गया आपका, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब सिर्फ बचा आयरन। यहाँ पे आयरन आपका 3 है, तो हम इस आयरन के, इस एलिमेंट के सबसे पहले 3 लगा देंगे, तो आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग फिर से काउंट ऑफ एलिमेंट कर लेते हैं। आयरन आपका 3 एलिमेंट हो गया, एटम हो गया आपका। राइट हैंड साइड में देखो 3 है। हाइड्रोजन की बात करो 8 है, राइट हैंड की बात करेंगे तो 8 आपको नजर आ रहा है। ऑक्सीजन 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। अब ये जो आपका इक्वेशन था, अब ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। याद रखना है, बैलेंसिंग करने के लिए आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो कोएफिशिएंट में चेंज करना होगा। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर रीड कर लेना। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से जो चीज़ नहीं समझ में आएगा मैं आपको बता दूंगा। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। This method of balancing chemical equation is called heat and trial method.
बैलेंसिंग इक्वेशन जो हम लोग कर रहे थे, इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। मैंने बताया था हम लोग कोई भी होल नंबर को कोएफिशिएंट में लिख के चेक करते हैं और आपको फिर बैलेंस करके देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका 7, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो आपको पता ही होगा, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और एक चीज होता है एक्वस होता है आपका। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation of their physical state। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताया गया है। आयरन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग सिंबल के थ्रू लिख के नहीं बताया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैलेंस कर दिए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बनाने के लिए, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट के जो सिंबल होता है उसको भी हम लोग मैंशन करते हैं। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formulae. The gas, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notation G, L, A, Q and S respectively. हम लोगों को पता ही है, गैस को हम लोग G से लिखते हैं, लिक्विड को L लिखते हैं और सॉलिड को S लिखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है एक्वस। आपको अगर याद हो तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था एक्वस। एक्वस क्या होता है आपका कि अगर मान लो कोई भी आपका अगर सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट वाटर है अगर, तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ एक्वस की है, आप लोग देख लो। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस। एग्जांपल सॉल्ट और वाटर। ये वाटर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया, और जो सॉल्यूशन बनाएगा वो सॉल्ट वाटर बनाएगा आपका। अगेन इक्वेशन 1.9 ही है। आयरन हम लोग को पता है आयरन होता है सॉलिड, तो हम लोग इसको एस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एस। वाटर पता होता है आपका लिक्विड, लेकिन इस केस पे अगर देखो तो यहाँ पे जी लिखा हुआ है। जी इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ जो वाटर, इस रिएक्शन में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो स्टीम फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग जी का यूज कर रहे हैं। आयरन ऑक्साइड अगेन सॉलिड है और आपका हाइड्रोजन गैस जी है, गैस है आपका। नोट दैट द सिंबल जी इज यूज विथ वाटर टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ। ये बात याद रखना, वाटर अगर स्टेम के फॉर्म में यूज होता है तो हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, जी यूज करते हैं। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। हम लोग फिजिकल स्टेट का जो सिंबल है तभी यूज करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, या उसके थ्रू हम लोग कुछ बताने की कोशिश करते हैं उस इक्वेशन में। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, कार्बन और ऑक्सीजन है आपका, हाइड्रोजन है आपका, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ आपका 340 atm, CHE3OH। atm हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे नेक्स्ट देख लो आप, ये आपका वही फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंट में आपका हीट हो गया, और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ग्लूकोज बनाता है, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन और वाटर भी आपको देता है। यूज दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। अब फिर से अगेन हम लोग 1.2 का एग्जाम इक्वेशन देखते हैं और इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन 1.2 का ये आपका इक्वेशन था। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, MgO है आपका। LHS में ध्यान से देखो, मैग्नीशियम एलिमेंट में आपका एटम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। RHS की बात करें तो 1 और 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इस ऑक्सीजन को भी 2 बनाना होगा, तो हमको यूज़ करना होगा इसके कोफिशिएंट को। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो हम लोग भी इस साइड में मैग्नीशियम से जो पहले जो कोफिशिएंट होगा उसमें भी 2 पुट कर देंगे, तो आपका अब ये जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस हो गया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. एक एग्जाम्पल देख लो आप लोग। हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपका वाटर का फॉर्मेशन कर देता है।
इस प्रोसेस में, इस केमिकल इक्वेशन में या इस केमिकल रिएक्शन में आपका जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और आपका जो ऑक्सीजन है, पूरे के पूरे प्रोसेस में ना तो डिसअपियर होगा, ना ही ये एलिमेंट किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होगा या चेंज होगा। पूरे प्रोसेस में सेम ही एलिमेंट आपका रहेगा। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bond between atom to produce new substances. पूरे प्रोसेस में जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है वही सिर्फ या तो चेंज होगा या फिर ब्रेक कर जाएगा। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आइटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। हम लोग अभी जो बॉन्ड्स है वो चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर, slowly add water to this, touch the beaker as shown in figure 1.3, do you feel any change in temperature? एक्टिविटीज को देखो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है आपको। इस कैल्शियम ऑक्साइड में आपको आहिस्ते आहिस्ते ना वाटर को ऐड करना है। जैसे ही हम लोग वाटर को ऐड करते हैं वैसे ही आपका बबल्स का फॉर्मेशन होता है और एक हल्का सा साउंड भी आपको सुनने को मिलेगा। जब हम इस बीकर को टच करेंगे तो यहाँ पे हीट आपको फील होगा, याद रखना हीट फील होगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विकलाइम कहते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना क्विकलाइम या क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला भी पूछते हैं आपको। केमिकल ऑक्साइड आपका, कैल्शियम ऑक्साइड आपका जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा आपका जो हीट है ना प्रोड्यूस होगा। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. Combination reaction में याद रखना है 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने देखा अभी, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करता है वाटर के साथ तो आपका एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 is used for white washing wall. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate. 1.13 इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था जो प्रोडक्ट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी सेलेक्ट लाइम बनाता है। सेलेक्ट लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं वॉल में वाइट वॉश करने के लिए। बेसिकली जो आपका सेलेक्ट लाइम है, एयर में जो प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ आहिस्ते आहिस्ते रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और आपका एक थीन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देता है। अगर आपको ध्यान हो, वाइट वॉश जो हम लोग करते हैं 2 से 3 दिन के बाद अगर हम लोग उस दीवार को देखते हैं तो आपको चमकता हुआ नज़र आता है, शाइनी नज़र आता है। शाइनी इसलिए नज़र आता है जो आपका सेलेक्ट लाइम है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक जो लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना, पूछेगा वाल जो है ना आपका जो 2-3 दिन के बाद शाइनी नज़र क्यों आता है, तो सिर्फ और सिर्फ कहना आप कि एक जो थीन लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है आपका। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल भी कहते हैं। कह सकते हो, पूछ सकता है कि जो मार्बल है आपका उसका केमिकल इक्वेशन बताओ या केमिकल नेम बताओ, तो उसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट और आपका इक्वेशन है कैल्शियम CaCO3। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन होगा, ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड की बात लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये जो रिएक्टेंट है आपका यहाँ पे 2
एलिमेंट है कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही अगर हम लोग वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है। दोनों एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं जो आपका रिएक्टेंट साइड है उसमें 2 एलिमेंट है, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट साइड है उसमें एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हम सिंपल कह सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, कंबाइन करता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना देता है। इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं या कहते हैं। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। याद रखना, हीट इज इवॉल्व्ड। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करता है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है। अगर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को रिलीज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन है CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और आपका वाटर बनाता है, उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। नेक्स्ट है, डू यू नो दैट रिस्प्लेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substances. For example, a rice, potatoes and bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. These glucose combine with oxygen in the cell of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter 6. रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है हम लोग चैप्टर 6 में डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जो प्लांट है अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, उसके साथ ही साथ जो आपका वाटर है वो रूट के थ्रू लेता है और आपके सनलाइट के प्रेजेंट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में अपना खाना को बनाता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाता है। ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसी ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। एक बात और याद रखना, हम लोग जो है हेटेरोटाइपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोग या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे या प्लांट के द्वारा जो बनाया हुआ फूड है उस पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग रिस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। ये जो ग्लूकोज बना रहा होता है आपका प्लांट, इसी ग्लूकोज को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने में लेते हैं और हमारा जो सेल है, सेल के अंदर एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है या एनर्जी बनाता है। इस एनर्जी को हम लोग ATP कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना 1 मार्क्स का इनका MCQ में है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पूरा प्रोसेस होता है आपका। तो हम लोगों ने देखा कि जो ग्लूकोज है सेल के अंदर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of a single product। 1.1 में हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन साथ कंबाइन करता है। यहाँ पर भी देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में 2 एलिमेंट है और आपका जो राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट बनाता है एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका। एक्टिविटी 1.5, सबसे पहले हम लोग एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं। इसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ले लेना है। सबसे पहले उसका जो कलर होता है उसको नोट डाउन कर लेना है जो कि ग्रीन कलर का होगा। फिर आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करना है, या तो स्प्लिट लैम्प के ऊपर कर लो या बर्नर में करना है। फिर हमको ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद जो फेरस सल्फेट है जो क्रिस्टल है उसका कौन सा कलर होगा वो भी ऑब्जर्व करना है।
हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। तो सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होगा, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। याद रखना, जो फेरस सल्फेट है ग्रीन कलर का होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो ब्रेक डाउन होता है फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड में, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। यहाँ पे ध्यान देना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कंपाउंड, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। लास्ट पार्ट 4 में मैंने बताया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट या एनर्जी रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है आपका कि हीट या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपका। तो हम लोगों ने देखा कि कलर चेंज हो जाता है। फिर हम लोग यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर या स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, फेरस सल्फेट हीट ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product. This is a decomposition reaction. हम लोग ने देखा एक सिंगल कंपाउंड होता है, वो ब्रेक डाउन करके मोर देन 2 कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। इस रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल केमिकल इक्वेशन है FeSO4 7 वाटर, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज। जो फेरस सल्फेट है, याद रखना है फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला FeSO4 7H2O। जब हीट करते हैं तो वाटर को लूज कर देता है और फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट, उसका कलर रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while sulfur dioxide and sulfur trioxide are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called quicklime or lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस कंपाउंड को कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होके क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। याद रखना, लास्ट टाइम भी बता चुके हैं आपको, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है आपका। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे, जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे हीट का यूज़ कर रहे हैं। जब भी किसी भी आपका कह सकते हो रिएक्शन में अगर हम हीट का यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन डेफिनेशन देख लो, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर उसमें हीट कैरी होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। Another example of a thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. एक्टिविटी 1.6, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है। इस बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर ले लेना है जो कि वाइट इन कलर होता है। इसको हीट कर रहे हैं हम लोग। हीट करने के बाद अब ऑब्जर्व कर रहे हो एक ब्राउन फ्यूम्स नजर आ रहा है। इस ब्राउन फ्यूम्स को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। लीड नाइट्रेट जो है वाइट इन कलर होता है। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। These fumes are of nitrogen dioxide. The reaction take place is, अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। लीड नाइट्रेट एक फॉर्मूला होता है PbNO3 2। आप जब इसको हीट एब्जॉर्ब करता है तो चेंज हो जाता है, स्प्लिट या ब्रेक डाउन हो जाता है एक कंपाउंड लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। जो आपका लीड नाइट्रेट है वाइट इन कलर होता है। लीड ऑक्साइड जो रेसिड्यू आफ्टर रिएक्शन बच जाता है उस टेस्ट ट्यूब में, उसका कलर होता है ब्राउन कलर। और जो आपका फ्यूम से नजर आ रहा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका कलर होता है ब्राउन।
Let us perform some more decomposition reaction in given in activity 1.7 and 1.8. एक्टिविटी 1.7 की बात कर लेते हैं हम लोग। एक प्लास्टिक मग ले लेना है। इस प्लास्टिक मग के बेस में आपको 2 होल करना है। इस होल में हम लोग रबर स्टॉपर को फीड कर देते हैं। इस रबर स्टॉपर में हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड, जो कि ग्रेफाइट रॉड भी आप लोग कह सकते हो, उसको हमको इंसर्ट करना है। इसके बाद इस कार्बन जो रॉड है आपका या इलेक्ट्रोड है, उसको हम लोगों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। फिर आपको इस मग में पानी देना है, पानी को फिल करना है। एक बार का ध्यान रखना, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है या ग्रेफाइट रॉड है, उसको हम लोगों को पूरी तरीक़ा से इमर्ज कर देना है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। इस टेस्ट ट्यूब में याद रखना, इस टेस्ट ट्यूब में आपको पानी को फिल करके इन्वर्ट कर देना है इस ग्रेफाइट रॉड में। उसके बाद स्विच ऑन कर देना है, करंट देना है कुछ समय के लिए, और इस एपरेटस को एज इट इज छोड़ देना है। कुछ समय के बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में आपको बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट कर देता है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। आपका H2O है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो आपका वाटर है, जो कंपाउंड है, स्प्लिट ब्रेक डाउन करके 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देता है आपका। यहाँ ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हाइड्रोजन क्या आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 1 है। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन से जो आपका हाइड्रोजन है डबल होगा ऑक्सीजन से। बस इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन डबल होगा ऑक्सीजन से। हम लोगों ने देखा कि जो हाइड्रोजन गैस होगा वो डबल होगा। तो क्वेश्चन देखो, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। नो, एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस होगा दूसरे टेस्ट ट्यूब से डबल होगा। किस में डबल होगा? हाइड्रोजन में डबल होगा देन ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका टेस्ट दिस gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube। अब जो आपका टेस्ट ट्यूब है, हम लोगों को क्या करना है, कैंडल के बगल में लेके जाना 1 by 1। व्हाट हैपन इन ईच केस, जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल के पास टेस्ट ट्यूब को लेके जाते हैं, हम लोगों को पता चल गया 2 गैस होगा, एक हाइड्रोजन गैस होगा और आपका एक ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगा इन टेस्ट ट्यूब में। अगर जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल के पास ले जाएंगे वैसे ही आपका एक पॉपअप साउंड आएगा आपका। याद रखना, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो हाईली कंबसन है और जो ऑक्सीजन होता है वो कंबसन को सपोर्ट करता है आपका। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वन ऑफ द गैसेस कैच फायर एंड बर्न विथ पॉप साउंड। तो आपका उस जो आपका टेस्ट ट्यूब होगा उसमें हाइड्रोजन गैस होगा और जो दूसरा गैस होगा जिसमें ऑक्सीजन होगा वो उस फायर को हेल्प करेगा बर्न करने में, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली कंबसन होता है और ऑक्सीजन आपका सपोर्ट ऑफ कंबसन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हम लोग। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। 1.8 इस एक्टिविटी में हम लोग एक चाइना डिश ले लेते हैं। इस चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है। याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है। इस सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए सनलाइट के प्रेजेंट में छोड़ देते हैं। एक बात और याद रखना, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। जैसे ही हम लोग कुछ समय के लिए सनलाइट के प्रेजेंट में छोड़ देते हैं, सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है, किसमें? सिल्वर में एंड क्लोरीन में। और एक चीज़, जो सिल्वर का कलर होता है वो गले सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड है, सनलाइट के प्रेजेंट में सिल्वर एंड ब्रोमाइड में चेंज हो जाता है। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इसमें हम लोग सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसलिए इस डिकम्पोजिशन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वैसे डिकम्पोजिशन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant।
रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग देखे थे जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें या तो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है रिएक्टेंट के एलिमेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पार्ट थर्ड में मैंने बताया था एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें क्या होता है आपका हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट रिलीज होता है। और एक चीज़ याद रखना आप लोग, एग्जाम्पल देख लो कुछ। हम लोग ने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। यानी हम लोग देखे थे कम्बिनेशन रिएक्शन क्या था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड बनाता है। वैसे रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या था एक कंपाउंड ब्रेकडाउन होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड में। वैसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन क्यों कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफिनेशन लिख देना है और उसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी लिख देना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.9। इस एक्टिविटी में हम लोग 3 आयरन नेल को लेना है, उस आयरन नेल को सैंड पेपर के थ्रू क्लीन करना है। फिर 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, टेस्ट ट्यूब को मार्क कर लेते हैं हम लोग A एंड B, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है। एक टेस्ट ट्यूब को स्टेन के साथ अटैच करके रखना है और एक टेस्ट ट्यूब को अलग रखना है। एक टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब B में 3 में से 2 आयरन नेल को डीप करना है। उसके बाद इसको 20 मिनट तक छोड़ देना है। फिर 20 मिनट के बाद इस आयरन नेल को निकाल लेना है। उसके बाद आपको कंपेयर करना है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब 1A एंड टेस्ट ट्यूब B, और हम लोगों को जो आयरन नेल है उसका भी कलर को चेक करना है। 20 मिनट के बाद जब आयरन नेल को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटाते हैं तो क्या ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था और आयरन नेल था। आफ्टर 20 मिनट उसका कलर चेंज होकर लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम आयरन नेल की बात करें तो उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्टिविटीज़ के इक्वेशन को देख लेते हैं। आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो आयरन है आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे रिएक्टिव सीरीज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप लोग एक बार देख सकते हो, मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से जो आयरन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर एज इट इज रह जाता है। इसी वजह से जो आयरन सल्फेट होता है उसका कलर ब्राउन कलर का हो जाता है और कॉपर जो रेसिड्यू बच जाता है उसका कलर लाइट ग्रीन कलर का होता है। देख लो एक बार रिएक्टिव सीरीज आप लोग। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? बता चुके अभी आपको। The following chemical reaction take place in activity 1.24. Next देखते हम लोग, in this reaction iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. Important चीज, displacement reaction में basically होगा क्या, आपका जो रिएक्टेंट साइड होगा एक आपका एलिमेंट होगा और आपका एक कंपाउंड होगा। आपका दोनों में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जिस एलिमेंट का रिएक्टिव ज़्यादा होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे और आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिंक है, आपका कॉपर सल्फेट है। अगेन जो जिंक होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख लो, जो जिंक है आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, इस जो आपका लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है इसको ये डिस्प्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट। आपको क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका लीड है और आपका कॉपर है। अगेन जो आपका लीड होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर। इसमें भी क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करके आपका लीड क्लोराइड बना देगा आपको। जिंक एंड लीड are more reactive element than copper, they displace copper from its compound। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्टिविटी 1.10।
इस एक्टिविटी में 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट लेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी 3 ml बेरियम क्लोराइड लेंगे। दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। जैसे ही हम लोग मिक्स करते हैं, हम लोगों को एक वाइट सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है वो नज़र आने लगता है। इस वाइट सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitate. Activities के इक्वेशन को देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड ये रिएक्टेंट साइड है आपका, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपका बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है आपका। What caused this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium 2 plus 2 minus से ध्यान रखना। The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. Important चीज़ है, definition याद रखना आप लोग। There is an exchange of ion between the reactant, क्या कहते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर से हम लोग इक्वेशन एक बार ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, आपका एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट है, रिएक्टेंट साइड की बात ही कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट एक क्या आपका बेरियम क्लोराइड है। प्रोडक्ट कैसे बना रहा है, जो आपका यहाँ पे जो आपका बेरियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है रिएक्टेंट साइड में ही। जो नेक्स्ट आपका कंपाउंड बना रहा है सोडियम क्लोराइड, कैसे बन रहा है, जो सोडियम है आपका ये दूसरे रिएक्टेंट के जो क्लोराइड है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में जो आपका एलिमेंट है एक इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, यानी एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ बन रहा है और बेरियम सल्फेट के साथ बन रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. इसका इक्वेशन देख लेते हैं। आपका इक्वेशन है लीड नाइट्रेट PbNO3 और आपका सोडियम सल्फेट एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाता है, लीड सल्फेट बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, तो व्हाइट कलर का होगा, याद रखना। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्वेश्चन था कि जो आपका प्रेसिपिटेट है उसका कलर क्या है, तो व्हाइट कलर का होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो आपका Pb है लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, राइट में भी 1 है। सल्फेट की बात कर लेते हैं, इधर भी सेम और इधर भी सेम आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, N कितना नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, यानी यहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Na हो जाएगा। तो देखो आपका Na 2 है यहाँ पे, फिर N कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या ये इक्वेशन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है। गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है आपका, तो हम कह सकते हैं एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्टिविटी 1.11। इस एक्टिविटी में एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर को लेना है, उसके बाद इस चाइना डिश को हीट करना है। जैसे ही हीट कर रहे हैं एक ब्लैक लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है जैसे ही कॉपर को हीट करते हैं इस कॉपर में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जैसे ही कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होगा तो आपको कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है, इसलिए हम लोग ब्लैक लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इस कॉपर ऑक्साइड को या इस कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका कलर अगेन ब्राउन कलर का हो जाएगा।
If hydrogen gas is passed over this heated material copper oxide, the black coating on the surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एंड एक और टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या फिर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट एक टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और डिफिनेशन समझना, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी आप कह सकते हो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, या जो सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वैसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होगा, वैसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, या फिर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख के इसको, पहला एग्जांपल है कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ जो सब्सटेंस है कॉपर, इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, HCl कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और आपका क्लोरीन और वाटर बना रहा है। रिएक्टेंट साइड में देखो, इस सब्सटेंस को देखो, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस ऑक्सीजन में आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके कॉपर और वाटर बनाता है। यहाँ पे देखो, ये जो सब्सटेंस आपका कॉपर ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन गैस है, इसमें आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब हम लोग समझते हैं इन सब एग्जाम्पल में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। इस देखने से पहले एक बात आप लोग समझ लेना, जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होगा उस सब्सटेंस को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिस सब्सटेंस में रिडक्शन प्रोसेस होगा उस सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। पहला एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, इस सब्सटेंस में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, पहले एक बार डिफिनेशन देखो, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को दे रहा है और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेकर रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है या रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा आपका। जैसे इस सब्सटेंस को देखते हैं, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो आपका प्रोसेस तो रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन इसमें इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है इस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस एग्जांपल को देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है कॉपर में और आपका हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज कर रहा है वाटर में। आपका जो ये हाइड्रोजन सब्सटेंस है, ये इस सब्सटेंस का ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आपका जो कॉपर ऑक्साइड है, ये सब्सटेंस ऑक्सीजन इस सब्सटेंस को दे रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक बेसिक सा चीज याद रखना, जिस प्रोसेस में रिडक्शन होगा उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब टॉपिक देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। एक बात याद रखना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उस रिएक्शन में आपका रिडक्शन प्रोसेस भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन
जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आपका रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये सब जो एग्जांपल था आपका रिडॉक्स रिएक्शन का ही था। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका रिडक्शन भी हो रहा है। हम लोग एग्जांपल के साथ इन सब टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको हम लोग ऑक्सीडाइज कहते हैं। और इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, उसको हम लोग रिड्यूस कहते हैं। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction is called oxidation reaction या फिर redox reaction. यहाँ पे एग्जांपल देख लो, कॉपर ऑक्साइड जो आपका रिमूव हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो गया। इस हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, आपका जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन कहेंगे। इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो आपका MnO2 है, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और HCl में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे HCl क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे MnO2 क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। In reaction 132, HCl is oxidized to chlorine, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that if a substance gain oxygen or lose hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduced. Topic है आपका corrosion. You must have observed that iron articles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, आयरन आर्टिकल जब नया होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग आयरन आर्टिकल्स को कुछ समय के लिए एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसका जो कलर होता है वो चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग इक्वेशन में समझते हैं। आयरन को जैसे ही हम लोग कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है, तो इसका कलर जो है ना आपका वो चेंज होके रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना आप लोग, आयरन हमारे सराउंडिंग में दो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। एक है आयरन सेकेंड, जिसको हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं, उसका केमिकल फार्मूला है FeO। दूसरा है फेरिक ऑक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको याद रखना। सम अदर मेटल also get turnized in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. Corrosion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर, डेट इज वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल को कमज़ोर कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। भी एक एग्जांपल है कोरोजन का, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इस एग्जांपल को इक्वेशन के साथ देख लेते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर के साथ कंबाइन करके एक ग्रीन लेयर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं या फिर कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन करके एक ब्लैक लेयर को डेवलप करता है, जिसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, जो कि बेसिकली कोरोजन ही बनाता है और ये सिल्वर को वीक या कमजोर बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी।
हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Rancidity को हम लोग अपने घरों में ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई फूड है जिसमें फैट या ऑयल होता है, उसको अगर कुछ समय के लिए हम लोग ईयर के प्रेजेंट में रखते हैं तो उस खाने का जो स्मेल या जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। बेसिकली जो फूड में फैट्स और ऑयल जो प्रेजेंट होता है, अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके वजह से जो खाने का टेस्ट या फिर जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो कि खाने में हम लोग मिलाते हैं जिस खाने में फैट एंड ऑयल होता है। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, कीपिंग फूड एंड एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। हम लोग खाने को जिस चीज में भी रखते हैं उसको अच्छी तरीका से टाइट जो कंटेनर होता है उसको एयर टाइट कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज ना हो सके। डू यू नो दैट चीप मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चीप विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम लोग जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे हो या लेज हो, उसके अंदर भी जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, क्योंकि जो उसमें प्रेजेंट फूड है वो आपको एयर के साथ ऑक्सीडाइज ना हो सके। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू, एयर टाइट कंटेनर के थ्रू, और आपको गैस को रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन गैस। इन सब को याद रखना आप। और रेंसिडिटी का हम लोग डिफिनेशन भी देख लेते हैं। रेंसिडिटी का डिफिनेशन है, आप लोग देख लो, मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको पूछा जाता है।